हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 डीएवी बोर्ड के एसएसटी चैप्टर एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस कैसी होती है। जैसे हमने सॉइल, वाटर, प्लांट्स, लैंड, इन रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में स्टडी किया हमने। इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, हम सबको एक बात पता है कि जो फूड होता है ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ह्यूमन बींग्स का। फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, हमें फूड तो चाहिए ही होता है। इसी फूड की ज़रूरत ने एग्रीकल्चर को डेवलप करवाया। शुरुआत में आज से लगभग 12-13 हज़ार साल पहले ह्यूमन बींग्स जो थे वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, एक जगह टिक के खेती नहीं करते थे, बल्कि वो फूड गैदरिंग करते थे। यानी जंगलों में से खाने को इकट्ठा किया करते थे, वो हंटिंग किया करते थे, फिशिंग किया करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जंगलों से खाने को इकट्ठा किया करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे, फिशिंग किया करते थे। इस तरीके से वो अपना फूड ऑब्टेन किया करते थे। धीरे धीरे हमने रिवर वैलीज़ के पास शुरू में इंसानों ने जब बस्तियां बनानी शुरू की, ग्रुप में एक जगह सेटल होकर रहना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी बस्तियां रिवर्स के किनारे बनाई। रिवर्स के किनारे इसलिए बनाई ताकि उनको पानी की ज़रूरतें पूरी हो सके उनकी। आप जब भी एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पुराने ज़माने के, बहुत पुराने ज़माने के, आदि मानव के समय के इंसानों के बारे में पढ़ेंगे, तो उस वक्त की जो सभ्यताएं थी, उस वक्त की जो कॉलोनीज़ थी, वो रिवर्स के किनारे बसती थी पानी की ज़रूरत के लिए। तो वो रिवर वैलीज़ के किनारे अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते थे और इसी से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर का मतलब होता है लैंड कल्टीवेशन, यानी ज़मीन के ऊपर फसलें उगाना। इसके अलावा अगर हम वाइडर टर्म्स में देखें तो एग्रीकल्चर वो साइंस और आर्ट है जिसके तहत हम अपने खेतों में फसलें उगाते हैं या जानवर वगैरह पालते हैं। आप अपने घरों में अगर गाय भैंस वगैरह पालते हैं तो वो भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। फॉरेस्ट्री करते हैं, यानी फॉरेस्ट उगाते हैं, उनसे चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, फिशिंग करते हैं, तो ये सारी एग्रीकल्चर में आती है। देखिए, जनरल टर्म्स में जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो जनरली हम एग्रीकल्चर को कल्टीवेशन ऑफ लैंड से ही जोड़ के देखते हैं, लेकिन ऑन अ ब्रॉडर आस्पेक्ट जब आप एग्रीकल्चर को देखते हैं तो एग्रीकल्चर में फिशिंग भी आती है, फॉरेस्ट्री भी आती है, और जानवरों का जो पालना होता है, एनिमल हस्बेंड्री भी आती है, और क्रॉप रेजिंग इन द फील्ड्स भी आती है। सब एग्रीकल्चर में आता है। आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट्स बोर्ड में। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो आज भी एग्रीकल्चर से ही अपना फूड ऑब्टेन करती है। आप सबको पता होगा, आप भी घर में जितना सामान खाते होगे, खाने पीने के जिन सामानों का यूज़ करते होगे, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से ऑब्टेन होता है। बहुत सारे वर्ल्ड के, इंडिया के बहुत सारे लोग इस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में ज़्यादा जुड़े होते हैं। बैकबोन ऑफ कंट्रीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर की वजह से सिर्फ हमें खाना ही नहीं मिलता, बल्कि एग्रीकल्चर होता है इसीलिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और दूसरे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर एग्रीकल्चर ना किया जाए तो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, उनकी जो मार्केट है वो सारी ख़त्म हो जाए। ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये जो मशीनें बिकती हैं मार्केट में, सारी बिकनी बंद हो जाएं। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है इंडिया में, पॉवर्टी को कम करता है, गरीबी को कम करता है, ट्रेड को बढ़ाता है, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में हमारी हेल्प करता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो इंडिया में उगती हैं और इंडिया में ज़्यादा उगती हैं वो, तो इंडिया उन फसलों को दूसरे देशों को बेच देता है। जैसे पिछले दिनों सुर्खियों में आया था कि इंडिया ने पाकिस्तान को टमाटर बेचने बंद कर दिए थे, जिससे पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, हम अपनी क्रॉप प्रोड्यूस बहुत सारे दूसरे देशों को भी बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। एग्रीकल्चर हमारे ग्लोबल रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने में हमारी हेल्प करता है। इंडिया बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली ट्रेड करता है, फूड पल्प वगैरह, जूसेस वगैरह, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। एग्रीकल्चर में हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है, तो जाहिर सी बात है इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स
या एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें दूसरे देशों को बेचते हैं। आगे देखिए, एग्रीकल्चर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर हर जगह नहीं हो सकता, दुनिया के कुछ इलाकों में ही हो सकता है। बहुत सारे फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को डिटरमाइन करते हैं। अगर आपके यहाँ पहाड़ी इलाके में आप रहते हैं, पथरीली ज़मीन है, तो क्या आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। सबसे पहले रिलीफ का मतलब जगह कैसी है। प्लेन्स जो होते हैं, प्लेन यानी मैदानी इलाके, समतल इलाके, जैसे हरियाणा पंजाब का जो इलाका है ये प्लेन्स में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ माउंटेनियस इलाके होते हैं, कुछ डेजर्ट इलाके होते हैं, कुछ कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे प्लेन्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं हाईलैंड्स के मुकाबले। हाईलैंड्स यानी माउंटेनियस और हिली इलाकों के मुकाबले, पहाड़ी इलाकों के मुकाबले प्लेन्स सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन प्लेन्स में ज़्यादा होती है, प्लेन्स में लोग ज़्यादा रहते हैं। अगर आप पहाड़ों में जाएंगे, डेजर्ट्स में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप हरियाणा पंजाब के किसी शहर में, दिल्ली में चले जाएंगे तो आपको काफ़ी भीड़ भाड़ मिलेगी। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसी को कहा जाता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से प्लेन्स में चीप लेबर मिल जाती है, मार्केट बन जाती है वहाँ पे। अब प्लेन्स में लोग ज़्यादा रहते हैं तो खाने वाले भी ज़्यादा हैं। इसका मतलब जितना एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा वहीं उसी मंडी में बिक जाएगा। इसके अलावा मॉडर्न इक्विपमेंट को प्लेन्स में यूज़ करना आसान होता है। आप खुद सोचिए, क्या किसी ट्रैक्टर को, किसी कंबाइन को पहाड़ के ऊपर चलाया जा सकता है? पहाड़ी इलाके में चलाया जा सकता है? नहीं। प्लेन्स में सारी मशीनें यूज़ करना बड़ा ही आसान है। रग्ड टेरेंस में यानी उबड़ खाबड़ इलाकों में इस तरह की मशीनें यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिवर बेसिन्स और डेल्टास, यहाँ भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है क्योंकि रिवर बेसिन्स और डेल्टास में सोइल बहुत ज़बरदस्त फर्टाइल होती है, प्लेन से भी ज़्यादा फर्टाइल होती है इन इलाकों में सोइल। आगे आता है क्लाइमेट। एग्रीकल्चर जो होता है वो क्लाइमेट सेंसिटिव होता है। आप सर्दियों वाली फसलें गर्मियों में नहीं उगा सकते, गर्मियों वाली फसलें सर्दियों में नहीं उगा सकते। देयर इज़ अ डेफिनेट क्लाइमेट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्रॉप। हर एक क्रॉप की अपनी टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत है, इसीलिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल वीट की जो क्रॉप है ना, गेहूं की जो क्रॉप है, वो प्लेन्स में हरियाणा पंजाब दिल्ली के आसपास के इलाकों में उगाई जाती है, आसाम में नहीं उगाई जाती। उसी तरीके से चाय की जो खेती होती है वो आसाम में की जाती है, हरियाणा पंजाब में नहीं की जाती, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स, हरियाणा पंजाब दिल्ली के आसपास का जो क्लाइमेट है वो सूट करता है वीट कल्टीवेशन को, जबकि आसाम के आसपास का जो इलाका है वो टी कल्टीवेशन के लिए जो है फेवरेबल है। तो वीट जो होती है वो टेम्परेट रीजन्स में अच्छा उगता है, राइस ट्रॉपिकल रीजन्स में अगला अच्छा उगता है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्रॉप्स हर जगह पे अलग अलग उगाई जाती हैं। जो ग्रोइंग सीजन होता है स्टूडेंट्स, वो इक्वेटोरियल इलाकों में, इक्वेटोरियल यानी इक्वेटर के आसपास वाले इलाकों में, और ट्रॉपिकल इलाकों में ग्रोइंग सीजन लंबा होता है टेम्परेट रीजन्स के मुकाबले। रीज़न क्योंकि इक्वेटर के आसपास वाले इलाकों में धूप ज़्यादा टाइम तक पड़ती है, और हम सबको पता है कि प्लांट ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सॉइल, अगर आपके यहाँ की सॉइल मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर में रिच है तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होगी। केमिकल कॉम्पोजिशन भी सही होनी चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी भी सही होनी चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग केमिकल कंपोजिशन वाली, अलग अलग फर्टिलिटी वाली सॉइल मिलती है। ठीक है, और अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग तरह की सॉइल फिटेड होती है। ठीक है, जैसे एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, ये सबसे फर्टाइल सॉइल्स मानी जाती हैं एग्रीकल्चर के लिए। आगे आता है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। साइज ऑफ लैंड, जो फार्म का साइज, आपके खेत का साइज है, वो एग्रीकल्चर के पैटर्न को इफेक्ट करेगा, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करेगा। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में फार्म का साइज अक्सर काफ़ी छोटा होता है। जैसे आप हरियाणा पंजाब के आसपास के, दिल्ली के आसपास के इलाकों में लगा लीजिए, जो किले हैं लोगों के पास, किसानों के पास, कितनी एकड़ ज़मीन है किसानों के पास, वो कम होती जा रही है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते आजकल। तो रूरल पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है सक्सेशन की वजह से। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी बंदे के, मान लीजिए आपके दादाजी के पास 50 एकड़ ज़मीन थी, आपके दादाजी के मान लीजिए 5 बेटे थे। ठीक है, तो हर एक बेटे को 10-10 एकड़ ज़मीन मिल गई, ज़मीन का साइज़ कम हो गया।
अब मान लीजिए आपके पापा के आप 2 बेटे हैं, तो आपको 5-5 एकड़ ज़मीन मिलेगी, ज़मीन का साइज और कम हो गया। तो यही कहना चाहता है कि सक्सेशन की वजह से बाप से बेटों में जब ज़मीन ट्रांसफ़र होती है तो उसका साइज़ अक्सर कम हो जाता है, जिससे लैंड साइज़ लगातार कम होता जा रहा है। छोटे छोटे खेतों में खेती करना अक्सर इकोनॉमिकल नहीं होता, फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है तो आप उतना नहीं कमा पाएंगे कि आप अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट भी कर सकें और कुछ बचा भी ले फ्यूचर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लार्ज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स अगर आपके पास हैं तभी आप प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। लेबर की बात है, लेबर कितनी अवेलेबल है ये क्रॉपिंग पैटर्न को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेबर रिक्वायरमेंट अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग होती है। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। आप लोगों को पता होगा शायद इस बात का, जब वीट की कटाई का या वीट की बिजाई का, जब वीट उगाने का या वीट काटने का जब मौसम होता है ना स्टूडेंट्स, तो लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है लेबर को। लेकिन जब फसल पक के तैयार हो रही होती है खेतों में, तब लेबर को कोई पूछता ही नहीं है, उनको काम ही नहीं मिलता है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है रूरल एरियाज़ में। सोइंग और हार्वेस्टिंग के वक्त तो लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, और बाकी दिनों लेबर को कोई पूछता ही नहीं है। पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको पता हो शायद इन इलाकों में, पंजाब नॉर्दर्न प्लेन्स वाले इलाकों में बिहार से, यूपी से और दूसरे इलाकों से मजदूर आते हैं स्पेशल मजदूरी करने, क्योंकि उनको ये पता होता है कि वो हरियाणा पंजाब में आएंगे तो वहाँ पे खेतों में मजदूरों की ज़रूरत होती है और काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे मिलता है। कैपिटल, अब पैसा भी लगाना पड़ता है। अगर आप अपने खेतों में खेती करना चाहते हैं तो HYV सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, लेबर, मशीन, लैंड लीज, फॉडर, फ्यूल, ये सारे खर्चे आपको करने पड़ेंगे, पैसा लगेगा आपका। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आपको ज़रूरत होती है। देखिए पहले क्या होता था, आज से कई साल पहले आपके दादाजी, आपके परदादाजी के समय में ये ट्रैक्टर वगैरह बहुत कम यूज़ करते थे, ज़्यादातर काम हाथों से होता था, तो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। लेकिन अगर आज आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो आप हाथ से उसकी कटाई करेंगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आप ज़्यादातर मशीन्स के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर डिपेंड हो गई है आजकल की एग्रीकल्चर, इसलिए अब इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ता है खेतों में फसलें उगाने के लिए। आगे स्टूडेंट से डू यू नो आता है HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। ये सीड्स 10 टाइम्स मोर क्रॉप उगा सकते हैं रेगुलर सीड्स के मुकाबले। देखिए कितने बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स हैं। ये जल्दी इनकी फसल जल्दी पक के तैयार हो जाती है और फार्मर्स ज़्यादा फसलें ले सकते हैं। HYV सीड्स साइंटिस्ट ने फूड सप्लाईज को पूरा करने के लिए ये जो वैरायटी है, क्रॉप वैरायटी है, बनाई थी किसानों ने। और फेमाइन की जो कंडीशंस हैं, जो फूड शॉर्टेज की जो कंडीशंस हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में खाना कम पड़ता था, उस कंडीशन को टैकल करने के लिए साइंटिस्ट ने, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने ये HYV सीड्स की खोज की थी। आगे देखिए एग्रीकल्चर के टाइप्स। अलग अलग एनवायरनमेंट कंडीशंस की वजह से एग्रीकल्चर के अलग अलग टाइप्स बन गए हैं। एग्रीकल्चर के टाइप्स टेरेन यानी जगह, क्लाइमेट, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। मैं आपको मेन बता देता हूँ। अगर आप अपनी फैमिली की ज़रूरत के लिए खेती कर रहे हैं तो वो सब्सिस्टेंस होगा, अगर आप मार्केट में बेचने के लिए खेती कर रहे हैं तो वो कमर्शियल होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। सब्सिस्टेंस के 3 टाइप्स हैं, नोमैटिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। कमर्शियल के 4 टाइप्स हैं, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन, लाइवस्टॉक रेंचिंग एंड डेयरी फार्मिंग। ये इन सब सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कशन हम अभी करेंगे। सबसे पहले आता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये सबसे पुराने टाइप का एग्रीकल्चर है जो छोटे स्केल पे फार्मर ग्रो करता है फूड को अपने या अपने परिवार के लालन पालन के लिए। इस तरह के एग्रीकल्चर में फार्मर्स कई तरह की क्रॉप्स उगाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि छोटी सी जगह पे ही घिया भी उगा रखी है, टमाटर भी उगा रखे हैं। तो ऐसे जो लोग जो घर में छोटे छोटे बगीचे बना लेते हैं, ये मार्केट में बेचने नहीं जाते अपनी फसलों को, अपने घर के लिए ये चीज़ें उगाते हैं वो। इस तरह का जो एग्रीकल्चर होता है ये दुनिया के लेस डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में आज भी किया जाता है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आता है नोमैटिक हर्डिंग।
नोमैडिक एक वर्ड है स्टूडेंट्स, नोमैडिक का मतलब होता है खाना बदोश, मतलब जो एक जगह टिके नहीं रहते, लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, ये नोमैड्स का मतलब होता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंटेंसिव, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये इसके 3 टाइप्स हैं सब्सिस्टेंस की। पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है नोमैडिक हर्डिंग। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे अपने जानवरों के साथ चारे की तलाश में बदलते रहते हैं, अपनी जगह को लगातार बदलते रहते हैं। अक्सर इन लोगों को हम बंजारे बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज में। ये जानवर पालते हैं, जैसे शीप, गोट, कैमल, याक पालते हैं दूध के लिए, मीट के लिए और वूल के लिए। सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में, ईस्ट और साउथ वेस्ट अफ्रीका में और नॉर्दर्न यूरेशिया में, यूरोप और एशिया का कॉम्बिनेशन है यूरेशिया, यहाँ पे ये नोमैडिक हर्डिंग करने वाले पीपल मिल जाते हैं। इंडिया में घोतियाज और गुज्जर्स ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो हिमालयाज में मिलती हैं। नोमैडिक का मतलब जो एक जगह नहीं रहते, बार बार जगह बदलते रहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है तो उस लैंड को छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह पे जाके लोग खेती करने लगते हैं। लोग इस तरह की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने वाले लोग बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते, हाथ से सारा काम करते हैं। पर हेक्टेयर यील्ड काफ़ी कम होती है। जो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं उनकी लाइफ सेटल्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो जंगल के एक हिस्से को काट के, साफ करके, प्लेन करके वहाँ पे खेती करते हैं। 1-2 सीजन वहाँ पे खेती करते हैं, फिर वो ज़मीन बंजर हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, दूसरी जगह जाके जंगल की ज़मीन को थोड़ा सा साफ करके फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके ऐसे मतलब इनके नाम पे कोई प्लॉट नहीं होता जहाँ पे ये खेती करते हैं, ये जंगलों के हिस्सों को काट के खेती कर लेते हैं वहाँ पे। ये जो खेती है ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में की जाती है। और ये लोग कसावा, मेज, स्वीट पोटैटो, टपियोका जैसी फसलें उगाते हैं अपने खेतों में। झूमिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक टाइप है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किया जाता है, खासकर मिजोरम में। ये लैंड और क्लाइमेट दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं ये लोग झूमिंग करने वाले। ऐसा नहीं है कि नेचर को फ़ायदा उठाते हैं ये, नहीं, अगर नेचर से लेते हैं तो नेचर को देते भी हैं। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और नेचर कंजर्वेशन का भी ध्यान रखते हैं। आगे आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इस तरह का जो एग्रीकल्चर है इसमें हाई आउटपुट मिलता है, यानी आपको एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। लैंड का जो एग्रीकल्चर का जो नेचर होता है वो कुछ जगहों पे बदल गया है। कुछ एरियाज़ में अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ना करके इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाने लगा है, यानी थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल के, पेस्टिसाइड डाल के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश करते हैं लोग। मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, यहाँ पे लोग इतने ज़मीन के भूखे होते हैं कि अगर थोड़ी सी भी खेती लायक ज़मीन है तो वहाँ पे खेती करना शुरू कर देते हैं। यानी लैंड का इंटेंसिव यूज़ होता है, ज़मीन को खाली छोड़ते ही नहीं है। यहाँ के लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब अपने खेत में एक ही तरह की क्रॉप ना उगा के कई तरह की क्रॉप्स उगाते हैं। हैवी यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर, हाथ से काम करते हैं मशीनों की बजाय। ठीक है, फार्म मशीनरी का यूज़ बहुत कम करते हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। पिछले कुछ सालों में इंटेंसिव एग्रीकल्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि ये लोग भी आजकल कुछ मशीन्स का और इम्प्रूव्ड सीड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस, ताइवान में इंटेंसिव एग्रीकल्चर अब इम्प्रूव्ड तरीके से किया जाने लगा है। आगे आता है स्टूडेंट सेकंड टाइप एग्रीकल्चर का, दैट इज कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है और अक्सर किसान अपनी फसल को मंडी में या मार्केट में बेचता है। फार्मर्स एक ही तरह की फसल उगाता है नेचर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली क्रॉप उगाता है। ये एक स्पेशल तरह की एग्रीकल्चर है जिसमें ज़मीन काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और इसको क्रॉप स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। क्रॉप स्पेशलाइजेशन का मतलब आप अपने इलाके में एक ही तरह की क्रॉप उगाते हैं जो सॉइल टाइप, क्लाइमेट और मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। आप मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं करते। इस तरह का जो एग्रीकल्चर होता है इसमें कई टाइप्स होते हैं। इसके आगे टाइप्स हैं इसके, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन, लाइवस्टॉक रेंचिंग और डेयरी फार्मिंग। देखिए सबसे पहले आता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स इनके कंपैरिजन आता है पेपर में काफ़ी बार, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है सब्सिस्टेंस और कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क है।
एक्सटेंसिव कमर्शियल में और उसमें क्या फ़र्क है, तो ये डिस्टिंग्विश करना आपको आ सकता है। आप इसके फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ध्यान से स्टडी करें। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ये जो होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, यूएसए। एग्रीकल्चर बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों पे किया जाता है स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। ये जो एग्रीकल्चर होता है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड इलाकों में होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़मीन आपके पास ज़्यादा नहीं होगी। तो एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यूएसए जैसे एरियाज़ में किया जाता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं लोगों के पास और पॉपुलेशन कम होती है। यहाँ पे लेबर का बहुत कम यूज़ किया जाता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन तो यहाँ पे कम होती है। फार्मर्स 1 या 2 क्रॉप्स उगाते हैं पूरे साल में। कॉर्न, ओट्स, व्हीट, ऑयल सीड्स ये मेनली उगाई जाती हैं, ठीक है, इन खेतों में। आगे आता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग खेती के साथ साथ यानी क्रॉप्स उगाने के साथ साथ जानवरों को भी पालें तो इसको कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। फूड क्रॉप्स और फोडर क्रॉप्स दोनों उगाते हैं हम। इंडिया में यही किया जाता है। जो बच्चे गांव में गए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा। अक्सर हम अपने खेतों में बरसीम वगैरह उगाते हैं थोड़े से ज़मीन पे। मान लीजिए आपकी फैमिली के पास अगर 5 एकड़ ज़मीन, आप गांव में रहते हैं, तो 5 एकड़ में से कुछ एकड़ जो ज़मीन है वो जानवरों के चारे के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अर्जेंटीना, ईस्टर्न यूएस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप में मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। आगे आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल्स नहीं डालते खेतों में, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये केमिकल्स नहीं डालते। ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं, यानी गोबर से बनी हुई इस तरह की खाद डालते हैं हम, ठीक है। इससे हमारी जो प्रोड्यूस की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। शायद आप लोगों ने सुना होगा, हरियाणा पंजाब में उगने वाले गेहूं के मुकाबले एमपी में, मध्य प्रदेश में जो शरबती गेहूं उगता है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो शरबती गेहूं होता है, जो शरबती वीट होता है स्टूडेंट्स, वो जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस होता है, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आगे आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एक बहुत बड़ा फार्म होता है स्टूडेंट्स। मैंने आपको अभी एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बताया, उससे भी बड़ा फार्म होता है प्लांटेशन में। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में किया जाता है, ठीक है। मार्केट्स, दूर दूर की मार्केट्स में क्रॉप्स बेची जाती हैं, क्योंकि क्रॉप प्रोड्यूस होती ही इतनी ज़्यादा है कि लोकल मार्केट में इतना पैसा किसी के पास होगा ही नहीं कि वो आपकी पूरी क्रॉप खरीद सके, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे लोग, सिंगल क्रॉप फार्मिंग की जाती है। ऑर्गेनाइज सिस्टम है एग्रीकल्चर का ये, ठीक है। इस सिस्टम में एक ही क्रॉप को कई सालों तक उगाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, आपने बागवानी के बारे में सुना होगा, संतरे के, अमरूद के, अंगूर के बाग लगाए जाते हैं। और ये जो बाग लोग लगाते हैं ना, अमरूद वगैरह के, अंगूर वगैरह के, संतरों वगैरह के, ये अगर किसी के पास 2-3 किले ज़मीन है ना, 2-3 एकड़ ज़मीन है, वो नहीं लगाते। ये जिसके पास 40, 50, 60 यानी बहुत ज़्यादा ज़मीन पड़ी है ना, वो अक्सर क्या करते हैं, इतनी बड़ी ज़मीन पे ट्रीज़ उगा देते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि हर साल आपको आके अपनी फसल संभालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हर 1-2 बंदा वहाँ पे काम संभालने वाला होगा, और जब फ्रूट बियरिंग सीज़न होगा, यानी फल आने का सीज़न होगा, आपको उस सीज़न में आना है, अपनी फ्रूट्स को तोड़ना है इकट्ठा करके और मार्केट में बेच के आना है, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है शुरू में एक बार। साइंटिफिक मेथड होता है, ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। फ्रूट वगैरह इतना ज़्यादा उगता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, जो भी चीज़ आप उगाते हो इतना ज़्यादा उगता है कि ट्रांसपोर्ट के बिना आप उसको लेके नहीं जा सकते। एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। यहाँ पे लेबर काफ़ी कम चाहिए, लेकिन चाहिए स्किल्ड, जिसको काम करना आता हो। ये अक्सर हॉट और ह्यूमिड एरियाज़ में किया जाता है। इसमें कॉफ़ी, रबर और टी जैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। अक्सर जो टी वगैरह ये फार्म्स होते हैं, जिनके ये फार्म्स होते हैं, वो अपने फार्म के पास ही एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगा देते हैं, यानी वहीं पे प्रोसेस कर देते हैं। अपने खेतों से निकलने वाली फसल को वहीं पे प्रोसेस करके मार्केट में बेच देते हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है। लाइव स्टॉक रेंचिंग, देखिए लाइव स्टॉक रेंचिंग भी कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, ठीक है। कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, एक बहुत बड़े एरिया पे एनिमल्स को, फार्म एनिमल्स को, खेतों के एनिमल्स को ग्रेज करवाया जाता है। ये एरिड और सेमी एरिड टेम्परेट एरियाज़ में की जाती है।
जहाँ पे सॉइल इतनी अच्छी नहीं है कि आप क्रॉप्स उगा सकें। पॉपुलेशन कम होती है इन इलाकों में, ठीक है। अमेरिका, साउथ अफ्रीका की ग्रासलैंड्स में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अक्सर इस तरह का काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बार्ब्ड वायर, मैं बताता हूँ आपको कैसे। एक बहुत बड़े इलाके में जानवर रखे जाते हैं और जानवर जिस इलाके में रखे जाते हैं वहाँ पे कटीली तारे लगा दी जाती है चारों तरफ, ताकि जानवर बाहर ना जा पाएँ और बाहर के शिकारी जानवर अंदर ना घुस पाएँ, ठीक है। मेनली यहाँ पे लोग शीप, कैटल, गोट्स वगैरह और हॉर्सेस वगैरह पालते हैं। यहाँ के जानवरों से मीट, वूल, हाइड्स, स्किन वगैरह ऑब्टेन की जाती हैं और अक्सर इन जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में भी बेचे जा सकते हैं। आगे आता है स्टूडेंट्स डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग एक स्पेशल तरह का एग्रीकल्चर है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ये लेबर इंटेंसिव होता है, नहीं, लेबर काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है इसमें। इंडिया मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और न्यूजीलैंड में काऊ एक्सपोर्ट करने का काम होता है, यानी न्यूजीलैंड की गायें अच्छी मानी जाती हैं नस्लों में, क्वालिटी में। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मैप है जहाँ दुनिया के अलग अलग इलाकों में राइस कहाँ उगता है, वीट कहाँ उगता है, वो इस मैप में दिखाया गया है। आगे आता है स्टूडेंट्स बड़ी मेजर क्रॉप्स 3 तरह की होती है, सीरियल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स, ठीक है। सीरियल क्रॉप्स में आता है अनाज, खाने वाला अनाज। बेवरेज क्रॉप्स में आता है टी, कॉफ़ी वगैरह जो पीते हैं हम, मतलब। और फाइबर क्रॉप्स में आता है कॉटन, जूट, जिनके कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, बोरे वगैरह बनाए जाते हैं। सीरियल क्रॉप्स में राइट, व्हीट, मेज़ और मिलेट्स आते हैं। सबसे पहले राइस, हम अलग अलग, जैसे राइस के लिए किस तरह की सोइल चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, कहाँ पे उगाया जाता है, हर क्रॉप के लिए हम ये 4-5 चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। राइस के लिए, वीट के लिए, मेज़ के लिए, मिलेट्स के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेवरेज क्रॉप्स के लिए और फाइबर क्रॉप्स के लिए भी। एल्यूवियल, लोमी और क्लेई सॉइल अच्छी होती है राइस कल्टीवेशन के लिए। 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है राइस कल्टीवेशन के लिए। कब कब? सोइंग के वक्त यानी उगाते वक्त, बोते वक्त, ग्रोइंग के वक्त और हार्वेस्टिंग यानी काटते वक्त। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल वाले इलाकों में ही राइस उगाया जाना चाहिए। ये उगाया कहाँ जाता है? डेल्टाज में, रिवर वैलीज में, कोस्टल प्लेन्स में, टेरेस्ड फील्ड्स में। टेरेस्ड फील्ड्स यानी सीढ़ी नुमा खेत जो पहाड़ों में बनाए जाते हैं वहाँ पे। राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज वर्ल्ड में कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार एंड जापान। राइस प्रोड्यूसिंग इंडिया में कौन से? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना के बाद सेकंड नंबर इंडिया का आता है। मेनली इंडिया में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में राइस कल्टीवेशन किया जाता है। वीट लोमी सॉइल में अच्छा उगता है। आइडियल टेम्परेचर फॉर वीट, बोते वक्त जब हम सोइंग कर रहे होते हैं ना, बो रहे होते हैं फसलों को, उस वक्त 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और काटते वक्त 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। यानी आपको गर्मियों के शुरुआत में इसको काटना पड़ता है और सर्दियों में इसको बोना पड़ता है। रेनफॉल चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और हार्वेस्ट पीरियड में फ्रोस्ट नहीं होनी चाहिए, यानी धुंध नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको काट रहे होते हैं ना, जब इसकी कटाई चल रही होती है खेतों में, तो उस वक्त धुंध नहीं होनी चाहिए। आगे आता है मिड लैटिट्यूडनल ड्राई सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में किया जाता है ये काम, टेम्परेट इलाकों में भी किया जाता है। वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वर्ल्ड में है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल यूरेशिया, चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूक्रेन। इंडिया में मेनली नॉर्दर्न और सेंट्रल एरियाज़ में किया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में वीट कल्टीवेशन किया जाता है बहुत ज़्यादा। मेज़ जो होती है वो वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल, यानी अच्छे से पानी मिलता है जिस एल्यूवियल सॉइल को, उसमें उगाया जाता है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। इसको लेस रेनफॉल वाले इलाकों में इरीगेशन के ज़रिए उगाया जा सकता है। यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन, मैक्सिको, इंडोनेशिया, फ्रांस और साउथ अफ्रीका मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, ठीक है। मेज़ को कौन बोलते हैं यूएसए में? इंडिया में मेज़ जनरली मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इंडिया में इसको मक्का कहा जाता है, मकई या मक्का। मिलेट्स पुअर क्वालिटी सॉइल पर भी उग जाते हैं। 18 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 30 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इंडिया, नाइजीरिया, निगर, चाइना, माली, बुकीना फासो, सूडान और इथियोपिया में ये क्रॉपिंग की जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंडिया में कोर्स ग्रेन जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, आपने ये सुना ही होगा बाजरे वगैरह के बारे में, तो ज्वार के बारे में, बाजरे के बारे में, ये मिलेट क्रॉप्स हैं।
ये फूड ग्रेन यानी बाजरा खाया भी जाता है इंडिया में और जानवरों को भी खिलाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये फूड क्रॉप्स भी होती हैं मिलेट्स, और फॉडर क्रॉप्स भी होती हैं। ज्वार जो होता है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगाया जाता है, जबकि बाजरा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में उगाया जाता है। रागी कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा में उगाया जाता है। इजिप्ट जो होता है वो कॉटन का बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, ये यहाँ पे डू यू नो में बताया गया है। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का आपको पता है जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होता है, आर्टिफिशियल जो फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी नेचुरल फाइबर की बात करेंगे, ठीक है, रेयन, नायलॉन और टेरिकोट की बात नहीं करेंगे। कॉटन, कॉटन के लिए आपको एल्यूवियल ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में जहाँ 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है वहाँ पे ये उगाई जाती है। 60 to 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है। जब इसको काटा जाता है ना कॉटन को, तब ड्राई, फ्रॉस्ट फ्री और सनी मौसम चाहिए होता है, ठीक है। चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान, टर्की और ऑस्ट्रेलिया मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के। इंडिया में कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में उगाया जाता है। कॉटन के लिए चीप और एफिशिएंट लेबर चाहिए होती है, जिसको काम करना आता हो, और सस्ती लेबर चाहिए होती है, ठीक है। और इरिगेशन के सहारे इसको उगाया जाता है इंडिया के बहुत बड़े इलाकों में। आगे आता है जूट, ठीक है स्टूडेंट, जूट के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। जूट एल्यूवियल सॉइल में उगाया जाता है जो कि रिवर डेल्टा में मिलती है। फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स वो इलाके होते हैं जहाँ एक सीज़न में तो बाढ़ आती है, अगले सीज़न में बाढ़ उतर जाती है, उन इलाकों में उगाया जाता है इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होता है। यहाँ पे कॉटन और जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ दिखा रखी हैं, एरियाज दिखा रखे हैं वर्ल्ड के। वर्ल्ड में इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, आइवरी कोस्ट, थाईलैंड और म्यांमार, ब्राज़ील, इन इलाकों में कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है, जूट कल्टीवेशन। इंडिया जूट का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में, आसाम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा में ये जूट उगाया जाता है। आगे आता है स्टूडेंट्स बेवरेज क्रॉप्स, ठीक है। बेवरेज क्रॉप्स टी और कॉफ़ी हैं। टी फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल में उगाया जाता है जिसमें पानी अच्छा दिया गया हो। हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में ये ज़्यादा अच्छा उगता है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। अक्सर जो टी होती है ना स्टूडेंट्स, वो हिली स्लोप्स यानी पहाड़ी इलाकों में, हिल स्लोप्स पहाड़ की ढलानों में बहुत अच्छी उगती है। चाइना, इंडिया, केन्या, श्रीलंका, टर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, ईरान और अर्जेंटीना ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं टी के। इंडिया में असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में टी कल्टीवेशन मेनली किया जाता है। इंडिया में टी कल्टीवेशन ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करवाया था, ये डू यू नो में मैंशनड है। आगे आता है कॉटन, कॉफ़ी जो होती है उसको वेल ट्रेंड यानी अच्छे पानी वाली फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। ये भी हिल स्लोप्स में उगाया जाता है। कॉफ़ी प्लांट को हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। 15 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए उसको। 150 से 200 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। और अगर आपके इलाके में 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है साल भर में, तो आप इरीगेशन के जरिए इसको उगा सकते हैं। यहाँ पे टी और कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरियाज दिखा रखे हैं वर्ल्ड के। अब कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं वर्ल्ड के? ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाता है। इसके बाद वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, इंडिया, होंडुरास, युगांडा और मैक्सिको में कॉफ़ी अच्छी उगती है। इंडिया में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है। आगे आता है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर में कैसे तरक्की हो रही है, कैसे होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, ये हम पढ़ने वाले हैं। फूड एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बींग्स की। लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने फूड की डिमांड को भी बढ़ा दिया है। पहले लोगों के पास खाना एक्स्ट्रा होता था क्योंकि पॉपुलेशन कम थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई है वैसे वैसे हमें ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने की ज़रूरत आन पड़ी है। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि लोगों को एग्रीकल्चर की ऐसी एक्टिविटीज़ चाहिए, ऐसी टेक्निक्स चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खाना उगाया जा सके और लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन की भूख को मिटाया जा सके। आजकल फार्मर्स HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करने लगे हैं, जिससे हमारे क्रॉप की जो प्रोड्यूस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल कुछ कंट्रीज़ में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाई जाती हैं। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार की जाती हैं। स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन
डीएवी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट में से एक है। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्रॉप की फसल तैयार, क्रॉप की वैरायटी तैयार करते हैं लेबोरेटरीज में, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए नई क्रॉप वैराइटीज़ तैयार करते हैं जो क्वालिटी में भी अच्छी हों और क्वांटिटी में भी अच्छा उगें खेतों में उगाने पे। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये सब आती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है जीन्स को चेंज करना। सेल और टिश्यू से रिलेटेड स्टडीज़, कल्चर टेक्नोलॉजीज़, कैसे उगाया जाए। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन है स्टूडेंट्स, कभी आप वो हेरोइन, कोकेन वगैरह समझ लो, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन बनाना, एनवायरनमेंट को मैनेज करना, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी का ही एक जो है सिस्टर कंसर्न है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करके अलग अलग क्रॉप्स में, ठीक है, जिससे हम अपनी क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देते हैं, फ्लेवर बढ़ा देते हैं, टेस्ट बढ़ा देते हैं, कलर अच्छा कर देते हैं। लेकिन आज भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दुनिया में कम उगाई जा रही हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि फॉरेन जीन्स यानी दूसरी कंट्रीज़ के क्रॉप्स के जीन्स को हम अपनी लोकल क्रॉप्स के साथ मिक्सअप करके और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नई तरह की क्रॉप वैराइटीज़ बनाते हैं। वो क्रॉप वैराइटीज़, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वैराइटीज़ अगर हम अपने खेतों में उगाएं तो हमारा बेनिफिट बहुत अच्छा होगा, क्रॉप के फेल होने का खतरा कम होगा और क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन आज भी इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ कम किया जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एनवायरनमेंट के बैलेंस को भी बनाए रख सकती हैं, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत कम पड़ती हैं। स्टूडेंट्स, हम फर्टिलाइजर्स का और केमिकल्स का जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा होगा, क्योंकि लंबे टाइम पे ये हमारे खेतों को इनफर्टाइल बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिक्स का मानना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कुछ लोग बायोटेक्नोलॉजी के खिलाफ भी हैं, ये कह के कि एनवायरनमेंट के खिलाफ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में मैनुअल लेबर की हेल्प से ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर काम मशीन से किया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एग्रीकल्चर करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, ये जो कंपैरिजन दिया गया है फार्म इन इंडिया एंड फार्म इन यूएसए का, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कंपेयर एंड डिस्टिंग्विश अ फार्म इन इंडिया एंड अ फार्म इन यूएसए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्म्स को कंपेयर कीजिए अलग अलग पैरामीटर्स पे, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है, उसमें यही आंसर आएगा। सबसे पहले आता है फार्म साइज़। यूएसए में जनरली फार्म साइज़ बहुत बड़ा होता है, इंडिया में लैंड होल्डिंग्स काफ़ी छोटी होती हैं। दूसरा होता है पर हेक्टेयर यील्ड, ये दूसरा पॉइंट बना सकते हैं आप। यूएसए में पर हेक्टेयर जो फसल होती है वो काफ़ी कम उगती है, इंडिया में पर हेक्टेयर यील्ड ज़्यादा उगती है। कैपिटल यानी पैसा कितना चाहिए होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं यूएस वाले फार्म्स, क्योंकि फार्म्स बड़े बड़े होते हैं, हाथ से काम करवाया नहीं जा सकेगा। यूएस में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग भी कम मिलते हैं, तो मैनुअल लेबर मिलती नहीं है। इंडिया में लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से खेती की जाती है, ठीक है, और मनी लेंडर्स या बैंक से पैसा उधार लेके खेती करते हैं अक्सर। मार्केट, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में क्रॉप को बेचा जाता है जनरली। यहाँ पे क्रॉप को लोकल मंडी में, लोकल मार्केट में ही बेच दिया जाता है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ अक्सर बड़े लेवल पे नहीं होती। लेबर, इसमें स्किल्ड और कम लेबर चाहिए होती है, इसमें अनस्किल्ड और ज़्यादा लेबर चाहिए होती है। मशीन्स, बहुत ज़्यादा मशीन जैसे कि ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर का यूज़ किया जाता है। जनरली ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। मशीन्स का यूज़ है तो लेकिन लिमिटेड और कुछ जगहों पे ही। टेक्नोलॉजी, एक्सटेंसिव यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे मार्जिनल यानी बहुत कम यूज़ होता है टेक्नोलॉजी का, ज़्यादातर काम हाथों से लेने की कोशिश की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। डीएवी स्कूल के 8th क्लास से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस एसएसटी की, साइंस की आपको चैनल पे अवेलेबल हैं। चैनल पे जाके आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा फिर आपको याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही कोई नया चैप्टर अपलोड हो चैनल पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा बिना टाइम वेस्ट किए। थैंक यू स्टूडेंट।